हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 11 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, चाइना ने अनाउंस किया है कि एक सिंक्रोनाइज्ड रिट्रीट होगा या फिर कह सकते हो डिसएंगेजमेंट होगा, जिसमें इंडियन मिलिट्री और चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो विड्रॉ करेंगी। तो आपके सामने ये मैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पेंगोंग शो। थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा, तो आप देख पा रहे होंगे ये है पेंगोंग शो। ठीक है, इसका ये चुशुल एरिया और ये सदर्न बैंक, इधर इंडिया वाली फोर्सेस हैं, तो इधर नॉर्दर्न बैंक में जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो। तो यहाँ से रिट्रीट करने की बात की जा रही है सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, कि फेज्ड मैनर में, मतलब एक टाइम पीरियड में पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ से विड्रॉ करेंगे। कुछ थोड़े बहुत चाइनीज़ विड्रॉ करेंगे तो थोड़े बहुत इंडियंस उसी टाइम पे, ऐसे करके 2-3 बार में फेजेस में डिवाइड करके और फिर ये डिसएंगेजमेंट होगा। तो ये मैप है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लें। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इजराइल ने इंडिया से अपनी इच्छा जाहिर की है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की जो रूलिंग है इजराइल के अगेंस्ट में फ़लस्तीन को लेकर के, उस रूलिंग को रिजेक्ट करे या फिर दिल्ली जो है वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट डिक्लेयर करे। तो पहली बात तो ये है कि आईसीसी है क्या। ये रोम में इस्टेब्लिश्ड एक, आप कह सकते हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको बोलते हैं आईसीसी, जिसकी न तो इंडिया पार्टनर, मतलब न तो इंडिया उसकी पार्टिसिपेटिंग बॉडी है, ना ही इजराइल उसमें पार्टिसिपेट करता है। बट पैलेस्टीनियन टेरिटरी को लेकर के जो पूरा मुद्दा चलता है, जिसमें इधर तो इजराइल आप देखोगे, इस तरफ ये वेस्ट बैंक जहाँ पर यरूशलेम, और ये वेस्ट बैंक जो है वो आप कहते हो जो डेड सी है उसका वेस्ट पार्ट। ठीक है, और इस तरफ आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी की तरफ में गाजा स्ट्रिप जो ओपन होती है। तो उस चीज़ को लेकर के ये पूरा मुद्दा था। तो आपके लिए देखना क्या है, आपके लिए टास्क है कि आईसीसी के बारे में आप गूगल करो एक बार और आईसीसी के बारे में पता करो कि कब स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, एक चीज़, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूएन की बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आईसीसी को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है 2012 से, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आईसीसी की पार्टिसिपेटिंग पार्टीज़ में ना तो इजराइल है ना इंडिया है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलते हैं आगे। फिर आती है कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का नाम है जहाँ से फास्टेस्ट हाईवे पास होने वाला है, और आप देखो कि वहाँ पर ब्रिज जब बन जाएंगे तो जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो देखते हैं। नंबर 1 कि तंसा, केतापुरना और ये करंजा सोहुल, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये कौन से स्टेट में है, तीनों नाम ही आप याद रखेंगे। ये तीनों की तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आजकल यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नाम दे दिया जाता है कि रिसेंटली तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो एक न्यूज़ आई है कि बिहार में जो भी कोविड-19 के टाइम पे डेटा कलेक्ट किया गया था, उसमें फ़ोन नंबर भी फॉल्स रहे, फेक नेम रहे। तो देखोगे किस तरीके से कोविड डेटा ही अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कोविड वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो कैसे सक्सेसफुल हो सकेगा। इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे लैक्यूनास थे, इस पे देखेंगे हम, एडिटोरियल आएगा उसमें। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, अगर यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस देखी जाए तो एग्ज़ाम के लिए। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइज जो करने का मूव है बैंक्स को, उसके क्या मायने हैं, पहले क्या प्रोविज़न रहे हैं, क्यों नेशनलाइजेशन को प्रमोट किया गया था 1969 के बाद में, अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन सी कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दी है, तो इस आर्टिकल को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें बैंकिंग लैंडस्केप की इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। इसमें आप देखोगे 51 साल में नेशनलाइजेशन का जो पूरी हिस्ट्री रही है 1969 के बाद में, अब हम कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने स्टेक्स है उसको रिड्यूस करना चाहती है। इसके अलावा अगर देखें कि ये प्रपोजल दिया क्यों गया है, इस प्रपोजल के पीछे सबसे मेन बात जो है ना वो है एक तरीके से एनपीएस का बढ़ना। एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उनको टैकल करना बहुत बड़ी एक कारण, एक चैलेंज बन रहा है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने। कौन कौन से बैंक्स होंगे वो आप देखोगे यहाँ पे फ्रंट में ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे हो, वाई द प्रपोजल। देखो यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है प्राइवेटाइजेशन 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और उसके अलावा आईडीबीआई बैंक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करेगी। इसकी वजह भी हमने देखी थी कि गवर्नमेंट टोटल 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की बात कर रहा है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट भी देने का इंपॉर्टेंट काम है। तो ये आप देख सकते हो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के तौर पे डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी है, उस पैसे की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इस इन पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसबीज के साथ में, वो हमने ऑलरेडी देखी कि एनपीएस जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पर ये लग रहा है कि लगभग सितंबर 2021 आते आते जितना भी एसेट है इनका, ऐसे जितनी भी लैंडिंग कर रखी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, उसका 13.5% क्या हो जाएगा, एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पैसा भी मार्केट में भेजना है, एनपीए लगातार बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए, बोले बैंकों से शेयर्स डाउन करें। देखो प्राइवेटाइजेशन से पहले नेशनलाइजेशन की बात हुई थी 1969 में, तब 14 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया था, तो इंश्योरेंस सेक्टर को 1956 में नेशनलाइज कर दिया गया था। इस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट ने 20 साल में लगातार प्राइवेटाइजेशन का काम किया। अभी पिछले 20 साल की अगर बात करें और पीएसयूज़ की भी पर्टिकुलरली बात की जाए, पीएसबीज जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। आरबीआई जो है वो आरबीआई के गवर्नर ने बहुत बार अपनी तरफ से ये चीज़ भी डिस्कार्ड की थी प्रीवियसली कि भाई प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बट प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इस वजह से नेशनलाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट, मतलब सरकार की हिस्सेदारी को रिड्यूस करना। अब बात यह है कि क्या प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो मार्केट में जितना भी लोन दिया जा रहा है उसमें से लगभग 36% 2020 आते आते हैं लोन प्राइवेट बैंक्स के द्वारा दिया हुआ है, जो कि 21.26% हुआ करता था 2015 में। और इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर है वो डाउन हो गया है, पहले हुआ करता था 74.28% लोन जितना दिया जाता उसका, और वो घट करके कितना हो गया 59.8%। इसके अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी पिछले कुछ सालों में उठाए गए हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की जो एमडी चंदा कोचर है उनके साथ में जो केस चल रहा है, यस बैंक का जो सीईओ थे राणा कपूर उनके साथ में जो केस चल रहा है, लक्ष्मी विलास बैंक का हमने देखा, डीबीएस बैंक का हमने देखा। इतने सारे मतलब कुछ ना कुछ मुद्दे चल रहे हैं कि जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। अब बात यह आ जाती है कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन 1962 के बाद 1969 के बाद में क्यों शुरू कर रही है। देखो नरसिम्हन कमेटी ने भी प्रपोजल दिया था अपना कि गवर्नमेंट को अपने स्टेक्स को रिड्यूस करके 33% पर ले आने चाहिए। पीजे नायक ने ये कहा था अपनी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कि गवर्नमेंट के स्टेक्स जो हैं वो 50% से भी कम कर लेने चाहिए। तो इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही है एनडीए की गवर्नमेंट। एनडीए फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे उन्होंने भी डिसइन्वेस्टमेंट बहुत किया था, और उसी को कंटिन्यू करते हुए एनडीए थर्ड जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो सेकंड चल रही है वो भी है। आरबीआई की हिस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हुआ करते हैं। 1951 में 566 कॉमर्शियल बैंक थे जिनको रिड्यूस करके 91 तक काउंट कर लिया गया था। बट आज आप देखोगे कि बड़े बैंक्स की अगर बात करें तो बड़े बैंक्स अभी नंबर्स में बहुत कम हैं। फिर बात आ जाती है क्या ज़्यादा बैंक मतलब ज़्यादा पीएसयू बैंक जो हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। देखो आईडीबीआई बैंक और एसबीआई ये जब नेशनलाइजेशन इनका हो रखा है हमें पता है, तो इनके अलावा गवर्नमेंट जो है कहीं और किसी को टच करने की अभी शुरुआत करेगी नहीं। अब एसबीआई भी जो है वो कोई छोटा बैंक तो है नहीं, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एसबीआई, तो उसमें भी ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस करेगी नहीं। पर हाँ स्मॉलर या मिडिल लेवल बैंक जो होंगे ना उनका प्राइवेटाइजेशन ज़रूर कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। इनिशियल प्लान गवर्नमेंट जो है वो ये है कि हाँ प्राइवेटाइज़ किया जाए 4 को, जिसमें 2 की जाए, फिर आगे फिर बाद में 2 की और कर दी जाएगी या फिर 3 की कर दी जाएगी। ऐसे करके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना प्लान बना रखा है। तो इसमें मेन मुद्दा तो क्या है, देखो एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया ना, और दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म तो अच्छा कर ही रहा है, बस कुछ एक केसेस को छोड़ दे जहाँ पर जो टॉप ऑफिसर्स हैं, कोई सीईओ है चाहे कोई एमडी है, वो थोड़े से गफले करते हुए पकड़े गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की अगर थोड़ी सी समरी देखना चाहें हम तो वो कुछ ऐसी है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि कॉमर्स पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कॉमर्स पे उनको ध्यान देना था, तो उन्होंने रेड फ्लैग रेज किए हैं, कुछ मतलब लाल झंडियाँ दिखाई है कि एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमें कम करने की ज़रूरत है, और दूसरा जब फार्मास्यूटिकल है उसमें हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। और इस वल्नरेबिलिटी का सामना हमने कोविड-19 के टाइम पे किया।
तो अगर हमें कॉम्पिटिटिव कॉमर्स को ज़्यादा बढ़ाना है ना, वर्ल्ड सप्लाई चेन में अगर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनना चाहता है, तो उस केस में इंडिया को अपनी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना, कि सामान को रखना, ढोना, सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, अनलोड करना, वो सारी कॉस्टिंग है वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है। साथ में फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें, आज वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से इंडिया अगर राइज हो रहा है, तो उस केस में हमें चाइना पे डिपेंडेंस जो है वो हमें कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की देखो डिस्कशन में थोड़ा शॉर्ट ही मैंने बता पाया हूँ आपको, बट इतना ही था। बाकी मैंने पेपर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।